मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मुन्ने भारती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुन्ने भारती साहब पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन पैशन से मैं इन्हें जनसेवक, एक बहुत बड़ा जनसेवक मानता हूं और देखता रहा हूं लगातार गुज़िश्ता 15 साल से मैं जो देख पा रहा हूं। जब भी कोई जनसेवा का मामला हो, कहीं लोगों की कोई परेशानी हो, इनके इल्म में जब भी कोई चीज़ आती है, तो परेशान हो जाते हैं। यानी लोगों की परेशानी देखकर परेशान हो जाना मुन्ने भारती का एक तरह से उनकी आदत है, उनकी खसलत है, उनके डीएनए में शामिल है। मैंने जो जो भी देखा पिछले जो लॉकडाउन का जो दौर था, उसमें वो खुद कोविड से मुतासिर हुए, उसके बावजूद उन्होंने लगातार कोविड से मुतासिर लोगों की मदद की। यहाँ तक कि उन्होंने खुद हॉस्पिटल में रहते हुए वहाँ पर लोगों की भी मदद की, एज ए मुतासिर होते हुए भी। बाद में दूसरी जो लहर आई, उसमें भी लगातार आपने काम किया। और जब हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, तो किसी न किसी को प्लाज्मा देने की गुहार लगा रहे थे, किसी को अस्पताल में बेड दिलाने की बात कर रहे थे। लगातार ये हम सबके सामने रही है। उसके अलावा आपका एक बड़ा काम ये रहा है कि आपने अपने जो उनका जो गांव है बिहार में करंजी, वहां पर जो डेवलपमेंट के जो बहुत ही बड़े काम किए हैं, कई काम किए हैं। उससे देखकर ये अंदाजा होता है कि आपने किस तरह से एक जनसेवक, एक पत्रकार जनसेवा की जब मैदान में आता है तो किस तरह से वो काम करता है। वहाँ जो एमपी एमएलए हैं, जो भी वहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख होंगे, उन तमाम लोगों को एक तरह से इन्होंने चैलेंज किया है अपने इस डेवलपमेंट के इस काम से। वहाँ पर स्कूल, अस्पताल, इन तमाम तरह की चीजों का इंतजाम किया। मैं मुन्ने भारती जी, मैं आपका मेरे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपने इलाके के एमएलए एमपीज के लिए क्या छोड़ा। तो आपने इतना सारा काम अपने गांव में करवाया है अपने बल पर, ये कैसे संभव हुआ? नहीं, बहुत शुक्रिया। बेसिकली किसी भी इंसान को अगर वो चाहे तो किसी भी पॉलिटिशियन के आगे नतमस्तक नहीं होना चाहिए। अगर वो चाहे तो नहीं भी हो सकता है। अगर उसे रास्ता मालूम है कि किस तरह से तरक्की कराई जा सकती है, उस रास्ते को अख्तियार करते हुए वो तरक्की करा सकता है। बेसिकली मैं बहुत 30-35 साल पहले जब मैं अपने गांव जाया करता था, तो उस वक्त मुझे याद है कि मेरे सामने से कोई साहब को लेके जाया जा रहा था, बहुत बीमार था। मेरे गांव से लगभग 18-20 किलोमीटर दूर जो है वो हॉस्पिटल हुआ करता था। तो मेरे गांव से अस्पताल पहुंचने के दौरान जो टाइम था वो बहुत खतरनाक हुआ करता था। और उस दौरान वो टाइम खतरनाक इसलिए हुआ करता था कि वहां तक पहुंचते पहुंचते लोगों की मौतें हो जाया करती थी। तो मेरी उस वक्त ना मैं कोई डॉक्टर था, ना कोई मिनिस्टर था, ना मैं कोई अरबपति था कि मैं फौरन इसका, लेकिन मैंने एक अहद किया उस वक्त, और मेरे एक मन में वो था कि मैं अपने गांव के अंदर एक अस्पताल बनवाऊंगा। और मैंने वो कोशिश शुरू की। मैंने डॉक्टर शकील अहमद, जो कांग्रेस के लीडर थे उस वक्त, हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको भी लिखा मैंने। और इसके अलावा और भी तमाम लोगों को लिखा मैंने। और इसके अलावा मैंने वहाँ की एक रोड थी जो कागज में बन गई थी, उस रोड में लोगों को परेशानी हो रही थी। मैं भी जब जाता था तो मेरी परेशानी होती थी, उसके लिए भी मैंने बहुत लिखा। लेकिन वो लिखना पढ़ना कभी रायगा नहीं जाता, वो कभी ना कभी काम आता है, ये बड़े बुजुर्गों ने कहा था, और वो देखने को मुझे मिला। मैंने बहुत पोस्ट कार्ड लिखे प्राइम मिनिस्टर को, मैंने नीतीश कुमार, मतलब सॉरी, मैंने चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, मैंने बहुत लोगों के साथ जो है मैंने लिखे कि इसमें ये होना चाहिए। और करते करते कोशिश करते करते, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात बनी नहीं। और ये उम्मीद मेरे दिल में और मेरा जज्बा जो है वो बिल्कुल अपने आप में एक अहद कर रहा था कि यहाँ कुछ कराना है। फिर मैं एच.के. दुआ साहब, जो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, उनको प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे मनमोहन सिंह, उन्होंने नॉमिनेट किया था, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था। तो मेरी मुलाकात हुई। वो मुझे बहुत मानते थे, वो जानते थे कि मैं जर्नलिस्ट के साथ सोशल वर्क में भी बहुत काम करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे भाई, सुना बड़ा गांव में काम करते हैं आप। मैंने कहा कि सर हाँ, बस मेरा हॉस्पिटल नहीं है मेरे यहाँ, बड़ी परेशानी है, वहाँ पर किराए के मकान में रहता है और अपना कोई उसकी बिल्डिंग नहीं है। तो कहने कि फिर कैसे होगा। तो मैंने कहा सर, अगर आप मुझे बजट दे दें आप एम्पलेट फंड से, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ ग्राम पंचायत की ज़मीन मिल जाए और वहाँ बन जाए। तो मैंने, मेरे चचा वहाँ ज़हीरुद्दीन साहब थे, वो वहाँ के मुखिया थे,
उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने लिखा पढ़ी करके जो है वो कागज भिजवाया। मैंने यहाँ से हमारे जो आपके मेंबर पार्लियामेंट थे एच.के. दुआ साहब, उनसे लिखवा कर मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भिजवाया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से फिर यहाँ आया और मैं लगातार कोशिश करता रहा कि ये काम हो जाए। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब कि इनका जो मेंबर पार्लियामेंट लैंड फंड था, एमपी लैंड फंड था, वो उन्होंने वहाँ पास किया, वहाँ भेजा। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैं लगातार बात करता रहा। लेकिन इस दौरान मैंने ये देखा कि वहाँ पे कुछ लीडर्स जो सत्ता में थे उस वक्त, उनको ये अखड़ रहा था कि आखिर एक आदमी जो दिल्ली में बैठा है वो गांव में कैसे ये करा रहा है। जी, 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 क्योंकि बिल्कुल सही। जो वहाँ की आवाम थी वो उनसे पूछती थी कि भाई ये अस्पताल सिर्फ करनिजी गांव में क्यों बन रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रहा। तो वो इस बताने के लायक भी नहीं थे कि वो फंड वो दे रहे हैं, और न ये बता पा रहे थे कि वो फंड वो नहीं दे रहे हैं। तो वो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल फंड देने वाला आदमी कौन है और करवाने वाला कौन है, जो उस एमएलए से ताकतवर इंसान है। लेकिन ये ऊपर वाले का कर्म था कि धीरे धीरे जब वो काम शुरू हुआ, बड़ी परेशानियों का सामना मैंने भी झेला। आप उन्होंने वो काम वहाँ बंद करा दिया। वहाँ लोकल ठेकेदार से कह के गलत खराब मटेरियल लगवाया उन्होंने। मैंने वहाँ ऑब्जेक्शन कराया, मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की, मैंने वहाँ इंक्वायरी सेटअप कराई। इंक्वायरी सेटअप होने के बाद वहाँ पहुंचे, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो काम हुआ। जो अभी भी मुझे लगता है कि अगर उसकी जांच हो तो मुझे लगता है कि बहुत ही खराब कंडीशन में वो काम हुआ है। लेकिन बिल्डिंग वहाँ मौजूद है इस वक्त, डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं, अफसोस है। अच्छा, ये बताएं कि जी, जी, करंजी में कौन-कौन से डेवलपमेंट के बड़े काम आपने करवाए हैं? अगर आप कुछ मुझे उनके ब्यौरा दे सकें। मैं जैसे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक तो ये हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी, उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो हमारे यहाँ की, उसकी बिल्डिंग मैंने बनवाई। लगभग मेरे ख्याल से 18-20 लाख से क्या ज़्यादा ही है, मुझे एग्जैक्ट मुझे नहीं अंदाज़ा इस वक्त। और एक उर्दू विद्यालय हुआ करता था, 2-4 कमरे हुआ करते थे। तो मैं लिखा पढ़ी तो कर ही रहा था लोग। और इसके अलावा भी मुझे शिवानंद तिवारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा से, तो उन्होंने मुझसे कहा, मुन्ने भाई जी, जी। मेरा राज्यसभा खत्म हो रहा है, बताइए कोई मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मेरे यहाँ 2 कमरे 4 कमरे का स्कूल है, तो कुछ फंड वंड दे देंगे तो स्कूल में बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कितना, तो हमने कहा कि यार इतना दे दीजिए कि बच्चे वहाँ पे पढ़ सकें। तो उन्होंने अच्छा खासा फंड दिया, कई कमरों का, मेरे ख्याल 8-10 या 5-7 कमरों का उन्होंने फंड दिया, हैंड पाइप सब जो है। और फिर वो हुआ और आज वो बिल्डिंग भी बन के तैयार है कई लाखों में जो है। और मुझे खुशी है कि वो उर्दू विद्यालय जो सिर्फ 6 ईयर तक था, 8 तक, और जब वो बिल्डिंग कई बनी तो हर बार एक पैमाना होता है, इन्फेक्शन होता है उस ये जबकि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से स्कूल हैं जो हाई स्कूल होने के लायक हैं या जूनियर हाई स्कूल होने के लायक हैं, जी, उसकी जी। क्राइटेरिया में क्या उस स्कूल के अंदर उतने कमरे हैं या नहीं है, ये वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर को फिलअप करना पड़ता है। हर बार वो नॉट अवेलेबल करके भेज देता था, लेकिन कब तक भेजता। आखिरकार जी। मेरी लड़ाई जारी रही और आपको खुशी की खबर बता दूं कि वो उर्दू विद्यालय हाई स्कूल बन गया है अब। माशाअल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, और बहुत इस बड़ी बात। बार से इस साल से वहाँ पर अपॉइंटमेंट, हाई स्कूल के टीचर्स का अपॉइंटमेंट भी होने वाला है या हो गया होगा। और मुझे खुशी है कि वो काफ़ी बड़ा स्कूल है और बस वहाँ के बच्चे कहीं दूर नहीं जा पाएंगे, वहाँ पढ़ पाएंगे। अल्पसंख्यक उर्दू विद्यालय का दर्जा मिला उसको। जी, जी। मुन्ने भाई, एक चीज़ मुझे बताइए कि ये सारे काम करते हुए चुनौतियाँ क्या रहीं? लोकल पैमाने पर गाँव वालों का, आपके और दोस्तों का सपोर्ट क्या मिला? चुनौतियाँ ये रही कि जब मैंने और भी विकास काम कराए, जैसे कि इस उर्दू विद्यालय का जिक्र मैंने किया, उसके सामने एक गड्ढा है। तो मैंने यहाँ पे एक मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर अभी भी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा मामला है, आप जो है, तो वो उस वक्त राज्यसभा बिहार से आते थे। उन्होंने कहा कि हाँ मैं दे दूंगा। उन्होंने वहाँ एक एपिलेट फंड के लिए एक लेटर लिख दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर शायद कोई पॉलिटिशियन का दबाव था
कि क्या था कि उन्होंने 2 योजनाएँ हमारी ठप डाल दी। एक योजना तो ये कि उन्होंने इस लेटर पे ये लिख के भेजा कि ये जो गड्ढा है, जो हाई स्कूल जो मतलब जो उर्दू विद्यालय के सामने जो गड्ढा है, जिसको मेरी ये डिमांड थी कि उस एमपीलैड फंड से भर कर नीचे नाला नाला बना करके, ऊपर से मिट्टी डाल करके उसपे पार्क बना दिया जाए, ताकि वो उसको स्कूल के अंदर शामिल कर लिया जाए और बच्चे उसमें हादसा ना हो और बच्चों को एक पार्क मिल जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसके ये खारिज कर दिया कि एमपी-लैड फंड से ये गड्ढा नहीं भरा जा सकता, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है जिसमें ये भरा जा सकता है। तो वो पैसा हमारा मेरे ख्याल से 40 लाख रुपए वो वापस चला गया। इसी तरह से डॉक्टर सीपी ठाकुर मेंबर पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा कि मेरे गाँव में लाइट नहीं है और एम्बुलेंस नहीं है, वहाँ लोग मर जाते हैं वहाँ पहुँचते-पहुँचते। तो उन्होंने मुझे लगभग मेरे ख्याल से 20-25 लाख रुपए का अनुदान दिया, लेटर लिखा कि मेरे उससे एम्बुलेंस गाँव में दिया जाए और साथ में सोलर हाई मास्ट लाइट उस गाँव में लगाई जाए। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आखिर उन अफसरों पे किनका दबाव था कि जी, उन्हें कामयाब नहीं होने दिया गया। एम्बुलेंस जिनके लिए वो फंड देने को तैयार थे, लेटर आ चुका था, वो अफसरों के पास में था, लेकिन उसको न जाने क्यों कैंसिल कर दिया गया और कैंसिल करने के बाद में वो ठंडे बस्ते में चला गया। आज वो राज्यसभा के एमपी नहीं है, लेकिन हमें बहुत भारी नुकसान हुआ कि आज मेरे गाँव में अगर वो एम्बुलेंस होती तो बहुत काम आती। पूरी जो 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 प्रक्रिया डेवलपमेंट की आपने वहाँ पर चलाई है, उससे उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली क्या आई है? इधर के दिनों में अगर मैं बात करूँ। तब्दीली ये आई है कि मेरे अजीज दोस्त हैं फौजान अलावी साहब, वो मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं शायद मेरे गांव के अंदर बहुत सारी विधवा औरतें हैं, विडो हैं, जो बहुत गरीब हैं, जिनके घर खाना नहीं बनता था। फौजान अलावी साहब ने अपनी तरफ से, सरकारी नहीं, अपनी तरफ से उन्होंने लगभग सैकड़ों सैकड़ों औरतों बेवाओं को उन्होंने 1000 रुपए पेंशन पर मंथ देना शुरू कर दिया, जो कई सालों से कंटिन्यू, अगर 1 तारीख का महीना है तो 30 तारीख को रात में शाम तक को पैसा मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी बीमार होता है तो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो हॉस्पिटल में जो इलाज का खर्च होता है वो अपनी तरफ से दे दिया करते थे। तो अब वो उम्मीदें ऐसी हो गई कि लोग मुझसे फोन करने लगे कि भैया आज ये ऐसे हम परेशानी हो गई है, तो मैं उसकी मदद करता हूँ, कोशिश करता हूँ और मेरी कोशिश रहती है, मेरी अपनी भी एक मुहिम थी कि मेरे गांव में कोई गरीब अगर इसकी डेथ हो जाए तो मैं अपनी तरफ से 5000 रुपए उस फैमिली को मैं देता हूँ। अच्छा, पता चल जाए तो मैं ये देता हूँ। कोशिश मैंने की, पहल की मैंने जी, जी। और कई जगहों पे दिया भी, क्योंकि उस पहल से मुझे सुकून ये मिलता है कि मरने के बाद में जब उनके पास पैसे नहीं होते ना, गाँव के अंदर खास तौर से, बहुत जी, परेशानी बिल्कुल का सही सामना है। करना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अहम बात कही आपने कि वाक़ई में उन फैमिलीज़ को जिनके पास पैसे नहीं है खाने के, उनके घर में किसी का इंतकाल हो जाए, तो वो एक जो प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार या दफनाने की, एक बड़ा लंबा काम होता है। उसके लिए उनकी मदद हो जाती है इस तरह से फौरी तौर पर उसके बाद की मदद हो जाती है। अच्छा, ये मुझे ये बताएँ कि ये बाय प्रोफ़ेशन एक पत्रकार होने के नाते आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप एनडीटीवी में हैं और बड़ी ज़िम्मेदार वाली पोस्ट है कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं आप, लगातार कोऑर्डिनेशन करना तमाम तरीके के। उसके साथ-साथ जन सेवा के लिए वक्त निकालना, जब किसी का टेलीफोन आ जाता है कि साहब मुन्ने भारती मुझे प्लाज्मा चाहिए, मुन्ने भारती साहब मुझे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, फीस जमा करनी है, ये जो मतलब मल्टी टास्किंग जो काम आपका होता है सोशल वर्क का, इसे कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? मेरी बचपन से एक लाइन है कि किसी की मदद करना अपनी जिंदगी को संवारने जैसा है। बेशक। किसी की मदद करना अपनी जिंदगी को संवारने जैसा है। वो लाइन तब भी थी, आज भी है, जब तक जिंदा हूँ तब तक रहेगी। और ये तो जिंदगी है, जिंदगी में बहुत चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों को पार करते हुए अगर कोई किसी की मदद करे, मजा तभी आता है। और बेशक। नौकरियां तो आती जाती रहती हैं, नौकरियां तो आती जाती रहती हैं। आप किसी की मदद करिए, फिर वो सुकून देखिए आप। उस बेशक सुकून सही। में जो मज़ा है, क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा है, स्पेशल चाइल्ड है और मैं जब अब तो बहुत करम है ऊपर वाले का, मैं उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर उसने मुझसे कह रखा था कि इसका इलाज नहीं है दुनिया में, इसका हुँ, इलाज नहीं है दुनिया में।
लेकिन मैं जाता था, उसको 2,500 रुपए देता था, वो नब्ज देख करके जो है कहता था कि कुछ बेहतर हो रहा है। और मुझे ऊपर वाले की ज़ात पे बड़ा भरोसा था। उस भरोसे में और जो मैं काम करता हूँ उसके एवज में मुझे ऊपर वाले ने बड़ा 90% मेरा बेटा ठीक है। और माशाल्लाह, अब डॉक्टर ने जब देखता है तो कहता है कि अरे भाई ये कुछ चमत्कार हो गया। बेशक, सही तो बात है, वक्त बिल्कुल। निकालना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि हाँ, अगर हम नहीं निकालेंगे, आप नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा। और वो पत्रकार कभी पूरी जी, तरह से पत्रकार नहीं हो सकता जी, जिसके अंदर सोशल एक सामाजिक गुण ना हो। बेशक, समाज से बिल्कुल जुड़ने सही। के बाद ही वो दरअसल पत्रकार हो सकता है। बिल्कुल मुनासिब बात कही आपने कि समाज के दुख दर्द को समझना और समाज से जुड़ने वाला ही शख्स जो है पत्रकारिता बेहतर तरीके से कर सकता है, और वो अब मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत ढंग से कर पा रहे हैं। चाहे वो आपके करंजी का गांव का मामला हो, इतनी दूर बैठे हुए दिल्ली में आप हैं, उसके बारे में वहाँ सोचते हैं कि वहाँ कैसे लोगों की जिंदगियां बेहतर हों, कैसे लोगों को तालीम मिले, अस्पताल मिले, कैसे लोगों को के घरों में चूल्हा जले, उसकी फिक्र आप यहाँ बैठ करके कर रहे होते हैं। इसी तरह से मैंने देखा कि जब इस बार दूसरी लहर आई तो एक तूफान बरपा हुआ लॉकडाउन की वजह से, और आप खुद भी बीमार थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती, कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ लगातार होती हैं। उसके बावजूद मैं देख पा रहा था कि गुहार जो लोग लगा रहे थे, उनमें एक बड़ी आवाज़ आपकी थी कि यहाँ प्लाज़्मा दिया जाना चाहिए, इनकी मदद की जानी चाहिए, ये पत्रकार इस वक़्त जो है बीमारी के आलम में, इनके घर में मदद पहुँचाई जाए। ये जो आपका जो नेचर ऑफ वर्क है, जो आपको इस तरह के काम करने का, ये जो आपको ताकत मिलती है, कहाँ से मिलती है? ये किस तरह से, मैं ख़ास एक बार फिर रिपीट करूँगा कि ये ताकत आपको कहाँ से आती है इस तरह से लोगों के लिए खड़े होने की? ये खुदाई ताकत होती है। आप अगर सच्चे हैं, सच्चा मन है, किसी की मदद करने का जज्बा है, सब बेकार है फिर। इस बेशक, लहर में इस लहर में क्या आईएएस, क्या आईपीएस, क्या मिनिस्टर और क्या सरकारी तंत्र की वो पार्टियां जो जी, सरकार में बैठ के मजा ले रही थी, उन लोगों ने मुझे फोन किया है। उन लोगों ने मुझे फोन किया है जिन जिन लीडर्स के इशारे पर मतलब है मिनिस्टर्स रहते थे, उन लोगों ने फोन किया कि भैया वो बड़ा मंत्री फोन नहीं उठा रहा है, भाई साहब एडमिट करा दे किसी को। जी, मतलब सरकार के वो लोग जिनकी आवाज पर अमला खड़ा होता था ना, वो लोग हम जैसे छोटे बेशक, लोगों को फोन कर रहे थे कि भैया जो है ये भेज रहा हूँ डिटेल जो है। और मतलब है सुबह 5 बज जाता था। मेरे घर में मेरे 2 मोबाइल थे, घनघनाते रहते थे। और मैं भी फ़ोन, मैंने जितना कमाया था ज़िंदगी में वो मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि इससे बेशक, बुरा वक़्त नहीं आ सकता मेरी ज़िंदगी में, मेरी उम्र में अब बेशक, तक तो मैंने नहीं देखा। आगे क्या होगा ये जी, कह नहीं सकता। लेकिन जो जी, हालात मैंने देखे, जो नाज़ुक हालात देखे, 3 बजे रात में फ़ोन आ रहा है कि मेरी मेरे घर में मौत हो जाएगी, मुझे सिलेंडर का जो है किट चाहिए। 3 बजे रात में मैं गाज़ियाबाद घुमाया, नोएडा घुमाया, मुझे किसी ने बताया कि आपका जो है मुझे आप दिला सकते हैं। मैं साथ गया, मैंने वो उनको दिलाया, मैंने उन्हें रास्ता बताया और हो गए, बच गए। बेशक, मुझे इसी बात की खुशी है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं जी, नहीं जी, जानता मैं नहीं जानता कि मुझे ये ताकत कहाँ से मिलती है, लेकिन मुझे मालूम है कि शायद ऊपर वाला मुझे ताकत देता है। मैं एक चीज़ और मैं कहूँगा मैं कि उस दौरान मनोहर कहानी एक बहुत मशहूर एक मैगजीन हुआ करती थी, शायद जी, आप जी, भी जी, जानते मुझे होंगे। मुझे अच्छी मनोहर तरह याद है। कहानी के एडिटर पुष्कर पुष्प, हुँ, वो थे, वो अपनी फैमिली के साथ सत्ता बिहार में रहते थे। तो मैं उस वक्त मैं किसी के बारे बात ही कर रहा था, किसी को मदद ही कर रहा था। तो फोन हुँ, आया कि एक उर्दू अखबार है उसके एडिटर राजेश शर्मा जी हैं, उनका फोन आया कि मुझे भाई आपसे मदद चाहिए, इमीडिएट चाहिए। मैंने कहा बताइए आप। उन्होंने कहा कि सत्ता बिहार में मनोहर कहानी के एडिटर पुष्कर पुष्प जी रहते हैं, वो पिछले 4 घंटे से उनकी 4 लोगों की पूरी फैमिली बेहोश पड़ी है। अल्लाह! और अगर तत्काल फौरन उनको जो है नहीं निकाला गया तो साथ सबके सब मारे जाएंगे। हुँ, मैं फौरन मैंने उसी वक्त यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं डीसीपी मीना साहब, बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने काफ़ी मदद की। कैसे मैंने उनको फ़ोन लगाया, क्योंकि उस दौरान लॉकडाउन था, बाहर निकल नहीं सकता था, एम्बुलेंस मिल नहीं रही थी। मैंने उनसे कहा जी, कि सर अगर इमीडिएट नहीं मदद मिली तो वो 4 मौतें हो जाएंगी। हुँ, हमने उन्होंने पूरी पहल करके, ताकत लगा करके, और एम्बुलेंस वहाँ पहुंची सत्ता बिहार में। लेकिन अफसोस की बात ये कि वहाँ कोई भी रहने वाला जो वहाँ रेजिडेंट था, किसी ने मदद नहीं की पुलिस की उनको जी, निकालने में। पुलिस वाले ही उन्होंने उनको निकाला, उन्होंने
एम्बुलेंस में लेकर आए और वो हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन अफसोस रहा इस बात का कि पुष्कर जी को नहीं बचा सके। वो वहां पहुंचते पहुंचते अस्पताल उनकी मौत हो गई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि उसमें 3 लोग बच गए। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। 3 लोग वो बच गए और बहुत मुझे बेइंतहा खुशी है कि मेरी मुहिम से अगर किसी की जान बच गई है तो बहुत बड़ी बात है। मैं किसी को जिंदगी दे नहीं सकता, बचा तो सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। मुन्ने भाई, मैं एक और बात पूछूंगा आपसे कि लॉकडाउन की दूसरी लहर जाने के बाद अब तो बहरहाल नॉर्मलसी आ रही है, लेकिन उसके बाद जो बेरोजगारी का सिलसिला बढ़ा है बहुत तेजी के साथ, आपने रिपोर्टें देखी हैं कि बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। आप दिल्ली में रहते हैं, यहाँ भी एक बड़ी तादाद जो मतलब खाती कमाती थी वो भी बेरोजगार हो चुकी है। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है, लोगों को उनके जो डेली लाइफ है उनको कैसे गुजरे, उसके लिए क्या आप कोई प्लान कर पा रहे हैं इस वक्त? कुछ कर पा रहे हैं? कोई मुहिम चला रहे हैं आप लोगों को मदद करने के लिए? अगर आगे थी कोई चीज आप मुहिम चला रहे हो तो मुझे बताइए, आप क्या कर पा रहे हैं आप नहीं, फिलहाल? अभी नहीं। हम देखिए, चूंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, फाइनेंशियल मसला है, और फाइनेंशियल मसला इस वक्त लड़खड़ाया हुआ मसला है। ये चाहे आम आदमी हो और चाहे बहुत खास आदमी हो। आम और खास का मतलब फाइनेंशियली जो क्राइसिस है वो दोनों झेल रहे हैं। वो आप भी झेल रहे हैं और हम भी झेल रहे हैं। लेकिन इस दौरान फिर भी मैंने कोशिश की है, मेरी तनख्वाह से जो हो सकता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, और जो भी मेरे लिंक हैं, जो सोर्सेज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। उनको मैं कहता हूँ कि भाई ये आदमी है और इनकी मदद हो सकती है, क्या आप इनकी मदद कर सकते हैं? तो 2 में से 3 में से एक आदमी मदद कर देता है, और ऐसे ये मुहिम चल रही है। लेकिन ये बहुत पुख्ता मुहिम नहीं है। ये मुहिम पुख्ता नहीं, जब तक सरकार इसे पुख्तगी के साथ में जो है लागू नहीं करेगी, बेरोजगारी नहीं कम हो सकती। क्योंकि मुझे याद है कि अभी हाल ही फिलहाल किसी का फोन आया कि भैया भूखे हैं, तो हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ खाना का इंतजाम करवा दो। तो मैंने फिर वो किट का इंतजाम करवाया, और किट लेके मैं रात 3 बजे से घर पहुंचा। यकीन मानिए, छोटे छोटे बच्चे थे और बहुत मतलब है, मुझे लगा कि मैं क्या 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 कर दूं। मैं उसमें क्या अफसोस कि मेरे पास वो इंतजाम नहीं है मेरे पास कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने बहुत करीब से मौत को देखा है, बहुत करीब से। जी जी, बिल्कुल सही। मैंने देखा है, सही बात। मेरे पास जब फोन आता था, कहते थे कि मुझे कोई मदद कर देती है। मेरी मदद करने में मेरी तनख्वाह खत्म हो गई। मैंने सब मेरे घर में जो है, क्योंकि मेरा अपना मकान था, मुझे ज्यादा वो नहीं था, मेरे पास था, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं था ना, बहुत दिल रोता था कि मैं कैसे इनकी मदद करूँ। मेरे पास जितना भी फंड था मैंने सब दे दिया, क्योंकि जिंदा कोई रहेगा, वो जिंदा रहेगा अभी तो वो किसी की मदद कर सकता है। जो जिंदा ही नहीं रहेगा तो कभी कैसे कर सकता है? कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। सही बात है। जिंदगी बचाने की जरूरत है। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं ओखला में रहता हूँ मैं। जी जी। तो आप जर्नलिस्ट हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों की आवाज है, हम सड़कों पर निकलते हैं, दूसरों की आवाज पहुंचाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं। सरकारें हम लोगों के बारे में नहीं सोचती। बिल्कुल सही सरकारें हम लोग हमें मजबूर करती हैं। सरकारें हमें उस वक्त भी मजबूर किया इस दिल्ली सरकार ने, जब हमको कहा गया कि ई पास लेके चलिए आप। अब बताइए ई पास कहाँ से लेके चलेंगे? मैंने मुहिम छेड़ी, शुक्र खुदा का, उस मुहिम ने रंग लाया, और हमें कार्ड से मेरी मुहिम पर दिल्ली सरकार ने जो है परमिशन दी कि लोग कार्ड से जो है करें। लेकिन जब सरकारें जर्नलिस्टों के बारे में नहीं सोच रही थी, तब हम और आप मिलके ओखला प्रेस क्लब बनाया, और उन जर्नलिस्टों के घरों में उनको और उनकी फैमिली को सुरक्षित करने के लिए उनके घर को सैनिटाइज कराया। जी जी, मुझे याद आया, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा घर भी आपने सैनिटाइज कराया था, ये तो मैं भूल ही गया था। और मेरा घर ही नहीं, बल्कि जब आपने मुझे भेजा, मेरे घर पर भेजा, तो मैंने समझा कि मेरे घर को सिर्फ सैनिटाइज करके मैं अकेले सैनिटाइज कैसे हूँ।
ये थोड़ी सी फिक्र मेरी बढ़ी, तो फिर मैंने अपनी पूरी गली को सैनिटाइज करवाने की कोशिश की। उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि बाबू ऐसा है कि अगर आप पूरी गली को ऐसा कर दो, तो वो राजी हो गए। बेचारे ठीक ठाक लोग थे जिनको आपने भिजवाया था। तो ये बड़ा काम वाकई में हुआ। पूरे मोहल्ले से मुझे पूरे मुबारकबाद मिली 100 कि लगभग मेरे ख्याल से ओखला में हाँ 100 जर्नलिस्टों के घरों को सैनिटाइज कराया जा हाँ चुका है। मुहिम चालू है अभी भी, ये मुहिम बहुत अच्छी चालू है बात क्योंकि थी। मुझे कई दोस्तों ने बताया कि आपने उन्हें भिजवाया, ये बड़ा काम था। और कि भाई मैं जबरदस्ती फोन भी करता था, पहले मैसेज करता था, जी, उनको जी, फोन करता था, उनका हाँ, एड्रेस लेता था, और दिन जब वो हाँ, पहुंच जाता था उसके बाद कंफर्म करता था कि वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे लोग। नहीं बिल्कुल सही बात है। पूरी मॉनिटरिंग किया आपने, और मुझे भी हाँ आपने 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मुझे टेलीफोन किया था कि अपना अपना एड्रेस दीजिए और हम आपको सैनिटाइज कराएंगे आपके घर को। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो आपने प्रेस क्लब पर चलते चलते मैं आपसे इस पर एक सवाल कर ही लेता हूँ कि जो ओखला प्रेस क्लब बनाने का आपका जो सपना था, क्या था, और अभी फिलहाल किस मरहले में है, और क्या कुछ करना चाहते हैं ओखला प्रेस क्लब के जरिए से ओखला के पत्रकारों मैं के लिए? मैं ओखला प्रेस क्लब के जरिए मैं ये करना चाहता हूँ कि ओखला के अंदर जर्नलिस्टों को बैठने के लिए, उन्हें कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनके सोचने के लिए कोई जगह नहीं है, या बिल्कुल कोई सही। ऐसी जगह नहीं है, या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो एक साथ बैठ करके जो है वो इलाके की बात सोच सके, अपनी बात सोच सके। हमने इसलिए इसको बनाया, और अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले करम है कि बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और बड़े अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट जुड़ गए। मुझे पता भी नहीं था कितनी हस्तियां यहाँ रहती हैं। और इसके जरिए हमारा मकसद ये होगा कि हम दिल्ली सरकार से मांग करेंगे कि इस इलाके में ओखला प्रेस क्लब के लिए एक जमीन अलाट करी जाए, और वहां पर एक क्लब बने। और उस क्लब का मतलब ये हो कि वहां पर, मतलब प्रेस क्लब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जर्नलिस्टों की हम बात करेंगे, हाँ जर्नलिस्ट हाँ, की फैमिली भी एक आम इंसान की जिंदगी जीती है, इसलिए हम बिल्कुल इलाके की भी बात करेंगे, और इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानियों में भी काम आएंगे, चाहे वो किसी बिल्कुल भी तरह से कोई परेशानी हो, उसमें हम आगे होंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे, और सभी लोग हमारे साथ में होंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत अच्छा है ये इनिशिएटिव। बहुत दिनों से था कि हमारी तरफ से, खासतौर से जामिया नगर की तरफ से, कोई इस तरह का कोई पत्रकारों का एक संगठन बने, वो आपने बनाया, और हम तमाम लोग इंशाल्लाह आपके साथ हैं। जहां भी, जैसे भी, जिस हाल में भी इसको आगे बढ़ाना है, इंशाल्लाह आपके साथ मिल करके। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज मुझे कि आप न सिर्फ एक प्रोफेशनल सहाफ़ी होने के साथ-साथ एक बहुत ही आगे की एक तरह से वक्त जन तो सेवक निकालना पड़ेगा हैसियत सर, से जो देखिए, नहीं, मैं मुझे ये वक्त वाला जो वक्त पहलू आपका बहुत ही अहम लगता है कि एक आदमी इतना मसरूफ है। मैं जानता हूँ, एक छोटी सी मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं समझ पाता हूँ कि कितना मुश्किल होता है मुझे फोन अटेंड करके हर एक को अटेंड करना। उसके बाद आपको समय निकालना, ये आप सबके लिए समय निकालते हैं, आप सबके लिए जीते हैं, क्योंकि अगर इंसानों के आप लिए जीते हैं, अगर है ना? अगर आप वक्त नहीं निकालेंगे तो कोई दूसरा नहीं वक्त निकालेगा। बिल्कुल। और ये हमारी कुरानिक तालीमात भी हैं कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफा रसानी के लिए पैदा किए गए हो। उसका जीता जागता नमूना है आप हमारे लिए, बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। हम तमाम लोगों को अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से बताना चाहते हैं कि मुन्ने भारती साहब जो न सिर्फ एक सहाफ़ी हैं, बल्कि उससे ज़्यादा आगे चल कर के एक बड़े जनसेवक हैं, जिनकी पूरी एक तारीख रही है। जब से मैं 13-14 साल से तो मैं जान पा रहा हूँ, जब से लगातार देख रहा हूँ दिल्ली में, जब से भी हूँ, पहले दिन से देख पा रहा हूँ कि किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को, प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को अदा करते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को हमेशा सरोपर रखते हैं। और जब कभी कहीं भी रहते हुए, यानी इवन कि आप दफ्तर में ड्यूटी करते हुए भी अगर किसी को टेलीफोन मिलता है, तो वो उस वक्त थोड़ा पॉज लेकर के उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। बहुत बहुत एक शुक्रिया मदद मुन्ने भाई आपका। एक अपील करना जी चाहता हूं मैं, कि बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। क्योंकि इसमें आप भी बहुत मुतासिर हुए हैं, मतलब है जर्नलिस्ट तबका भी बहुत मुतासिर हुआ है, तो मुझे जो लोग भी सुन रहे हैं, वो लोग अशरफ अली बस्तवी साहब को, एशिया टाइम्स को फाइनेंशियली हेल्प करें, उन्हें मजबूत करें, ताकि वो मजबूत आवाज बनकर उभरे, और मजबूती के साथ आपकी आवाज को बुलंद करें। हमारी ये अपील है कि आप जरूर कुछ भी मदद करें, लेकिन इसके पीछे चाहे कुछ भी मदद करेंगे, मदद जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ने भाई, आज आज थैंक की यू इस वेरी मच गुफ्तगू के सर। लिए। इंशाल्लाह हम फिर आपके साथ लगातार आपसे राब्ते में रहेंगे, और जब भी कोई इस तरह की कोई बड़ी एक्टिविटी आपके थ्रू होती है, तो मैं चाहूंगा कि समाज को उसके लिए बताया जाए, और अपने पत्रकार साथियों को भी इसके जरिए से एक मैसेज दिया जाए कि न सिर्फ आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप लिखें बोलें, आपको एक समाज के लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा कि जहां कुछ हो सकता है वहां पर फिजिकली आप पहुंच करके भी मदद कर सकते हैं, तो मदद करें। ये हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच मुझे सर।